तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, सवाई माधोपुर का एक ऐसा गांव जिसे आज भी लोग भूतों के नाम से नवाजते हैं। कहते कि इस गांव में जाने के बाद कोई भी आदमी सही सलामत वापस नहीं लौट पाता। आखिर इस गांव की क्या सच्चाई है? क्या सच में इस गांव के अंदर ऐसी कोई माया रहती है जिसकी वजह से ये गांव पूरी तरीके से बर्बाद है, या फिर इस गांव के पीछे की कुछ और ही सच्चाई बयां करती है? तो आइए जानते इस गांव से जुड़ी हुई एक ऐसी बेहद ही डरावनी कहानी जिसे सुनकर बड़े बड़े लोगों की रूह कांप जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतीश है और मैं एक कचरा चुगने वाला कर्मचारी हूँ। काफी समय से मैं सवाई माधोपुर के इलाके में काम करता था। वहां पर हमारी गाड़ी कचरे को उठाकर दूसरी जगह पर डिलीवर करने का काम करती थी। हमें कभी कभी तो रात में भी इस काम को अंजाम देना पड़ता था। दरअसल सरकार की तरफ से हमें ये काम सौंपा गया था कि हमें हर दिन 7 से 8 गाड़ियां डिलीवर करनी थी, जो कि कोई कम काम नहीं था। लेकिन हमें महीने की तनख्वाह भी अच्छी खासी मिलती थी। प्राइवेट जॉब होने के साथ साथ इसके अंदर मुझे काफ़ी पैसे मिलते थे, जिससे मुझे कचरा उठाने में कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे काम करने में भी बड़ा मज़ा आता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा यही काम एक दिन मेरी ज़िंदगी के लिए खतरा बन जाएगा, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं होगा। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि उस सुबह हम सभी दोस्त अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़े थे और हमने पहले गाड़ी को कूड़े पात्र में डिलीवर कर लिया था। उसके बाद हमें दूसरी गाड़ी को लेकर निकलना था और उस दिन हमें कुछ ज़्यादा कचरा नहीं मिला था, इसलिए हमने अधिकारी को पहले ही बता दिया था कि इस वक्त ज़्यादा खतरा मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही आराम के साथ काम करना पड़ रहा है, जिस वजह से आज के लिए हमें स्वतंत्र कर दिया गया। यानी कि आज हमें कुछ ज़्यादा कचरा उड़ेलना नहीं पड़ रहा था। हम करीबन 14 लोग और हमारी 3 गाड़ियां थे और उन्हीं 3 गाड़ियों को हमें मिलाकर करीब 10 गाड़ियां लोड करनी पड़ती थी, जिस वजह से काम करने में हमें थोड़ी मुश्किलें पैदा होती थी। लेकिन जब हमने अधिकारियों को पहले ही ये बता दिया था कि स्वच्छ अभियान के दौरान हमने काफ़ी सारी चीज़ों को सुधार दिया है, तब उन्हें काफ़ी खुशी हुई। खासकर सवाई माधोपुर जैसे बड़े कस्बे के अंदर इन चीज़ों को सुधारने के बाद हमें भी काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। और फिर उसके बाद मैं और मेरा दोस्त मुकुंद भैया, हम अब ज़्यादा काम नहीं करने वाले थे। हमारा काम अब लगभग ख़त्म हो चुका था, इसलिए मुकुंद भैया ने कहा कि आज रात को हम यहीं पर रहकर कहीं पार्टी करते हैं। और उसके बाद मुझे उसकी बात भी काफ़ी ठीक लग रही थी। मैंने अपने बाकी दोस्तों को भी इस बारे में बता दिया कि आज हम सभी पार्टी करने वाले हैं। मेरी बात को सुनकर मेरे बाकी के दोस्त भी मान गए और उसके बाद हमने एक जगह पर जाने का प्लान बना लिया था। धीरे धीरे अब अंधेरा होने लगा था, लेकिन इसी बीच हमारे ग्रुप के एक लड़के का फ़ोन आ गया और उसने बताया कि सभी को अब इस गांव के अंदर नहीं रुकना है, कुछ गिने चुने लोग ही रुक सकते हैं। मैंने और मुकुंद भैया ने सोचा कि हम दोनों आज यहीं पर रुक जाएंगे और इनको भेज देंगे। और फिर हमने ऐसा ही किया, क्योंकि अधिकारियों के ऑर्डर से हमें किसी जगह पर ज़्यादा देर तक स्थानांतरित नहीं होना था और मुझे भी ये बात ठीक लग रही थी। उसके बाद मैं और मुकुंद भैया दोनों ही बच गए थे। हमारी पूरी पार्टी की ऐसी की तैसी हो गई थी और अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम दोनों अब करें तो करें क्या। उसके बाद मुकुंद भैया ने कहा, अरे भाई, हम दोनों एक काम करते हैं, आज हम दोनों भाई बियर की बोतल पीते हैं। मुझे भी मुकुंद की बात काफ़ी हद तक ठीक लग रही थी, इसलिए मैंने उसकी बात में हामी भर दी। और मैं आज से पहले कभी भी इतना ज़्यादा शराब नहीं पीता था, लेकिन इस काम में आने के बाद मुझे इस चीज़ की आदत सी होने लगी थी। और ये गंदी आदत सच में काफ़ी बेकार होती है। हर 3-4 दिन से हमारे बीच में दारू जैसी चीज़ का चलन होना अब एक आम बात हो गई थी। और मैं इतना तो समझ गया था कि अगर दिनों दिन ऐसा ही चलता रहा तो फिर इस चीज़ की लत भी मुझे काफ़ी जल्दी लगने वाली है। और जिस तरह से धीरे धीरे मुझे इस चीज़ की लत लगे जा रही थी, उसी तरह से मेरी ज़िंदगी भी काफ़ी जल्दी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए मैंने अब इस चीज़ से दूरी बनाना ही बेहतर समझा। खैर, मैंने सोचा कि अगर आज की बात है तो फिर मैं आज अपने हाथों को पीछे नहीं हटा लूँगा और जमकर आज हम एंजॉय करेंगे। उसके बाद मुकुंद भैया ने शराब का इंतज़ाम कर लिया और हमारे बैठने के लिए भी एक जगह का इंतज़ाम कर लिया था। इन दिनों गर्मियों का मौसम था, मई का महीना चल रहा था और गर्मियाँ अपने जोर पर थी, जिस वजह से रात को कहीं पर भी रुकना कुछ गलत नहीं था। वैसे भी गर्मियों में रात में ही भटकने का मज़ा आता है, जिस वजह से मैं और मुकुंद भैया सवाई माधोपुर के छोटे से कस्बे में इधर उधर घूमते जा रहे थे। फिर कुछ देर तक तो हम दोनों उस इलाके के खाली पड़े कस्बे में इधर उधर घूमने लगे, मगर उसके बाद हमने सोचा कि अब हम कुछ देर के लिए कहीं पर भी बैठ सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर काफ़ी खाली इलाके मौजूद थे और जहाँ पर रुकना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी।
और ऊपर से यहाँ पर बैठने और रुकने पर कोई कुछ बोलने वाला भी नहीं था। हमने सोचा कि चलो हम थोड़ी देर के लिए यहीं पर आराम कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं अपने मुकुंद भैया को लेकर उसी इलाके में एक जगह पर बैठ गया और वहां पर एंजॉय करने लगे। अब हम दोनों के बीच में नॉर्मल बातें हो रही थी। तभी मुकुंद भैया ने कहा, देखो ना सवाई माधोपुर का इलाका कितना खामोश है और कितना सुंदर भी है। उनकी बात सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन दूसरे पल हमें ऐसा लगा जैसे कोई यहाँ से निकल गया हो और उसके घुंघरू की आवाज़ हमें सुनाई दी हो। तभी मुकुंद भैया ने कहा, अरे कौन है यहाँ पर, कोई लेडीज है क्या यहाँ पर? इतना कहने के बाद वो शांत हो गए, लेकिन फिर एक बार मुझे इस ठंडी सी आवाज़ का एहसास हुआ और इस आवाज़ को सुनकर एक बार के लिए मेरे कान खड़े हो गए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। उसके बाद मैंने अपने दोस्त मुकुंद को समझाते हुए कहा, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, लगता है कि कहीं दूर से आवाज़ आ रही है और हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि आवाज़ हमारे करीब से आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इतना कहने के बाद मैंने मुकुंद भैया को काफ़ी हद तक शांत कर दिया था, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थे। वो तुरंत ही अपनी जगह से खड़े हो गए और अब तक शराब उनके दिमाग तक पहुंच गई थी और उन्हें नशा होने लगा था। अब तक मैंने कुछ ज़्यादा शराब भी नहीं पी थी, जिसकी वजह से मेरे दिमाग पर भी इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ था और जिस वजह से मैं अपने आप को काफ़ी हद तक संभाल पा रहा था। उसके कुछ देर के बाद मुकुंद भैया खड़े हुए और वहाँ से उठते हुए इधर उधर घूमने लगे, लेकिन उसे वहाँ चारों तरफ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एक पल के खातिर तो मेरा भी दिमाग सरक गया था। मुझे समझ में नहीं आया कि वो किस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और कुछ देर तक तो वो इधर उधर इस चीज़ को ढूंढता रहा, लेकिन उसके बाद वो खामोश हो गया। मैं समझ गया था कि शायद अब उसे जो चीज़ ढूंढनी थी वो उसने ढूंढ ली थी या फिर उसे कोई नज़र नहीं आया होगा। यही सोचकर मैं वापस से बैठ गया और इतने में ही मुझे मुकुंद के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई और उसकी इस आवाज़ को सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। एक बार के लिए जब मैंने उसकी तरफ पलटते देखा तो मैंने पाया कि अब वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था और उसका शरीर थर-थर कांप रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि वो इतनी बुरी तरह घबराया हुआ था। उसके शरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंपन हो रहा था। इस बार मुझे लगा कि मुझे उसकी सहायता करने के लिए उसकी तरफ भागना चाहिए और उसके बाद मैं बिना कुछ सोचे समझे तेजी से मुकुंद की तरफ भागा और जैसे मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसका पैर हवा में उठा हुआ था और उसके शरीर के अंदर अब धीरे धीरे जान कम होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। जब मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आया तो मैंने अपने दोस्त को एक बहुत ही जोर का धक्का मार दिया और धक्का मारने की वजह से पीछे की तरफ धड़ाम से गिर पड़ा और उसके धड़ाम से नीचे गिरते ही उसकी सांस अब फिर से ठीक से चलने लगी और साथ ही उसके जिस्म के अंदर अब वापस से जान आने लगी थी। और अब मैं समझ चुका था कि हो ना हो उसको इस तरह से होने का कारण कोई ना कोई बुरी शक्ति ही है, जिसकी वजह से वो इतनी बुरी तरह अकड़ गया था। काफ़ी बातें थी जिनको समझने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, लेकिन अभी भी मुझे इस बात की कोई भनक तक नहीं थी कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो इतनी बुरी हालत में पहुँच गया। जब मैंने मुकुंद भैया से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि उन्हें एक पेड़ के ऊपर की तरफ एक महिला नजर आई थी, लेकिन वो महिला उनकी छाती के ऊपर आकर बैठ गई। उस महिला का बोझ इतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे अपने से अलग करने की कोशिश की, लेकिन हुआ उसका उल्टा और उस महिला ने उनकी गर्दन को पकड़ लिया और उसे दबाने लगी। गर्दन को इस कदर दबाने लगी थी कि मेरा दोस्त मुकुंद मरने की हालत में पहुंच गया था। उसके बाद उसने मेरा शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि अगर मैं कुछ और देरी कर देता तो अब तक उसकी मौत हो चुकी होती। उसकी इस बात ने मुझे काफ़ी हद तक डरा दिया था, क्योंकि अब तो मैं समझ गया था कि यहाँ पर कुछ तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है, जिसको समझ पाना मेरे बस के बाहर है। पता नहीं क्यों, लेकिन अब मैं भी समझ गया था कि अब ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुकना हमारे लिए कुछ ठीक नहीं है। और मेरे इतना समझने के बाद अब मैं तैयार हो चुका था कि मुझे किसी भी हालत में यहाँ से अपने दोस्त को निकाल कर लेकर जाना होगा। मैंने अपने दोस्त से कहा, भाई अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमारा 1 मिनट भी यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होगा। उस वक्त मेरे दोस्त को भी मेरी बात काफ़ी हद तक ठीक लग रही थी और उसने भी मेरी बात मान ली। और उसके बाद मैं और मेरा दोस्त हम दोनों वहां से भागने लगे, लेकिन तभी हमें पीछे से आवाज आई, यहाँ पर शराब पीने की इजाजत तुम्हें किसने दी? और इतना सुनते एक बार फिर से मेरे बढ़ते हुए कदम एकदम से रुक गए और जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो इस बार मैंने पाया कि सफेद रंग के कपड़े पहने खुले बालों वाली एक महिला पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी और हम दोनों उस पेड़ से महज थोड़ी ही दूर आए थे
उसके बाद मैंने जैसे उसके चेहरे को देखा तो मैं पूरा अंदर तक हिल गया था। मैंने देखा कि उसका चेहरा विकृत था, उसके अंदर एक अजीब सी बू आ रही थी। धीरे धीरे उसके हाथ और पैरों से खून नीचे गिरने लगा और इस हरकत को देखकर हम दोनों बहुत ही बुरी तरह से डर रहे थे। लेकिन वो औरत लगातार हंसे जा रही थी और उसकी उस डरावनी हंसी से हम इतना तो बिल्कुल तय कर चुके थे कि अब हम दोनों की हालत बहुत ही बुरी होने वाली है। उसके बाद मैंने उस महिला के सामने अपने हाथ जोड़ लिए और उससे अपनी जान की भीख मांगते बोला, हमसे गलती हो गई है कि हमने इस जगह पर आकर शराब पीने की हिम्मत की। हम आपसे इसके लिए माफ़ी मांगते हैं, कृपया हमें जाने दीजिए। मेरी बात को सुनकर उस महिला ने अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया और कहा, मेरा पति भी ऐसे ही शराब पीकर मुझे रोज रोज परेशान करता था और जिस वजह से मैंने सुसाइड कर लिया, तब से मुझे शराब के प्रति घृणा हो गई है और अब तुम दोनों जिंदा नहीं बचने वाले। दोस्तों, उस औरत की बात सुनने के बाद अब हम बहुत ही ज्यादा डर गए थे क्योंकि हमें अपने सामने अपनी मौत नजर आ रही थी। अगर हम कुछ देर और रुकते तो हमारी मौत पक्की थी। लिहाजन हम दोनों ने बिना देरी किए एक लंबी दौड़ लगा दी और हम कहीं भी नहीं रुके और सीधे आकर एक ढाबे के पास रुक गए। वहां पर आकर कुछ लोगों ने जब हमारी इस हालत को देखा तो उसके बाद उन्होंने हमसे पूछ लिया कि तुम्हारी ये हालत ऐसे कैसे हुई। तब जाकर हमने उन्हें पूरी बात बताई और हमारी पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने बताया कि करीब 3 साल पहले वहां पर एक महिला रहती थी और उस महिला को उसके पति ने शराब के नशे में ही बहुत ही ज़्यादा पीटा और उसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होने की वजह से उस महिला ने खुद ही सुसाइड कर लिया और उसके बाद उस औरत की आत्मा आज भी उसी इलाके में भटकती फिरती है। दोस्तों, सच कहूँ तो इस घटना के बाद मैंने हमेशा के लिए शराब पीना ही छोड़ दिया क्योंकि मुझे डर है कि मैं नशे की लत में कहीं फिर से ऐसी गलती ना कर बैठूं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।